नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी भाषा में वर्णमाला को पढ़ने जा रहे हैं। वर्णमाला पढ़ने का मेन उद्देश्य हमारा इसका वर्गीकरण को पढ़ना है। हम वर्णमाला को कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनके वर्गीकरण को लेके ही आते हैं कि उनको स्वर के आधार पर, व्यंजन के आधार पर, बोलने के समय के आधार पर, मुख के आकृति के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, ऐसे कर करके कई तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो हमारा उद्देश्य आज वर्णमाला को पढ़ना इनके वर्गीकरण के आधार पर। तो देखते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला मुख्य रूप से वर्णों का एक सुनिश्चित और वैज्ञानिक क्रम है। ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला कहलाता है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, और व्यंजन व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। फिलहाल इनका क्लासिफिकेशन हमें करना है, तो हम क्लासिफिकेशन इसका देख रहे हैं, वर्गीकरण कैसे हो सकता है। तो वर्ण बटा है दो पार्ट में। पहला पार्ट है इसका स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब स्वर में देखिए कौन कौन आ रहा है। इसमें आता है आ ई उ ऋषि, ए आय ओ औ। ठीक, तो स्वरों की संख्या मेरी कितनी है? ये है 11। फिर बात आती है व्यंजन की। व्यंजन देखिए, व्यंजन में है का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ये जो इतने हैं, ये इतने व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण करने के समय हमारी जीवा किसी न किसी पार्ट, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तो इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन के बाद इनके और प्रकार बांटे गए हैं। जैसे एक प्रकार है अंतस्थ। अब अंतस्थ में कौन कौन है? या, रा, ला, वा, ये 4 प्रकार के हैं अंतस्थ। फिर एक प्रकार बांटा गया है उष्म। इसमें शा, स, ह ये आते हैं, ये भी 4 प्रकार के हैं। फिर एक प्रकार है संयुक्त। इसमें आते हैं छ, त्रिंग, ज्ञा और श्री, ये है 4 प्रकार के। फिर उच्छिप्त एक प्रकार का वर्गीकरण है, जिसमें आते हैं ड और ढ। ये शुरू में कभी नहीं आते किसी शब्द के, ये शब्दों के बीच में ही आते हैं। अयोग वाह क्या है? ये ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। ये स्वरों के साथ भी जुड़ जाते हैं, व्यंजन के साथ भी जुड़ जाते हैं, इसलिए इनको अलग नाम रखा गया है अयोग वाह। ये है अनुस्वार यानी सिर्फ बिंदी, और विसर्ग ये विसर्ग का निशान है। ठीक, इनकी संख्या भी 2 है। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त, 2 उच्छिप्त और 2 अयोगवाह। कुल मिला के हिंदी वर्णमाला में हो गए वर्णों की संख्या 52। तो ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो उनकी संख्या क्या है? 52। इनका अलग अलग भी पूछा जाता है कि कितने स्वर होते हैं, तो हम स्वरों की संख्या 11 बताएंगे। कितने व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या अलग से बताएंगे। स्पर्श व्यंजन पूछता है 25, इनको बताएंगे। अंतस्थ कितने हैं? 4, इनको बताएंगे। इनमें कौन कौन होते हैं वो भी याद रखना है, या, रा, ला, वा, ये होते हैं अंतस्थ। उष्म, शा, सा, सा उष्म होते हैं, इनकी संख्या 4। संयुक्त छत्र ग्याश्रा, इनकी संख्या 4। उच्चिप्त डा ढा, इनकी संख्या 2। अयोग वा, अंग और आह, इनकी संख्या 2। तो कुल मिला के 52 और सबकी संख्या। एग्जाम्स में संख्या पूछता है या सीधे पूछेगा कि संयुक्त अक्षर कौन सा है, ये बताना रहेगा। वर्णमाला तो देख लिया, अब अलग अलग पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन को। तो पहले हम करने जा रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर का वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं किस बेसिस पे? यहाँ होगा कि कोई भी हम वर्गीकरण करेंगे वो किसी न किसी आधार पे करेंगे। तो हम यहाँ जो पहला वर्गीकरण करने जा रहे हैं वो है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, कि किसी स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है, उस आधार पे हम स्वरों को कैसे बांट सकते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में क्या होता है? उच्चारण करने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में उच्चारण करने में थोड़ा अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। हर्ष स्वर में क्या? आ, ई, उ, ऋषि ये आते हैं, ये 4 आएंगे। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 7 आते हैं। तो 7 और 4 कुल 11 स्वर हो गए। ठीक, हर्ष और दीर्घ स्वर। एक प्लुत भी आता है, वो संस्कृत में ज़्यादातर यूज होता है, जिसमें किसी के उच्चारण करने, किसी शब्द के या किसी वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो प्लुत, हिंदी भाषा में प्लुत का उतना उपयोग रहा नहीं, क्योंकि संस्कृत में संबोधन में आता था हे, हो, अरे, तो उसके उच्चारण में समय अधिक लगता था। परंतु हिंदी में ऐसा उच्चारण अब कम ही होता है। तो हिंदी में मुख्य होता है हर्ष और दीर्घ है, इन्हीं से आपको याद रखना है। प्लुत आता भी तो आप बता सकते हैं कि प्लुत में अधिक समय लगता है। उसमें एक शब्द आता है ओम, जो हिंदी वर्णमाला में नहीं लिखा जाता बट है, यूज होता है ओम। फिर दूसरे प्रकार का वर्गीकरण देखिए। दूसरा वर्गीकरण जो है वो उच्चारण स्थान के आधार पर है। याद रहे हम स्वरों का कर रहे हैं, बाद में व्यंजन का भी करेंगे। तो स्वर का उच्चारण किस किस मुख के किस किस स्थान से हो रहा है, ये उस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं क्या क्या है। तो जैसे है, पहला है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ। ये 6 प्रकार के हैं उच्चारण स्थान के आधार पे। तो कंठ से किनका उच्चारण होता है? आ, इनका उच्चारण कंठ से होगा। तालव्य से किसका उच्चारण होगा? ई, इसका तालव्य से होगा। मूर्धन्य से उच्चारण ऋषि का होता है। ओष्ठ से उच्चारण उ का होता है। कंठ तालव्य से उच्चारण ए का होता है। ये दो का कॉम्बिनेशन है। कंठ और तालव्य दोनों को मिला के उच्चारण होता है ए का। कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला के उच्चारण होता है ओ का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि आ के साथ अगर हम ई मिलाते हैं तो ये बन जाता है ए। तो ये वाला कंठ, ये वाला तालव्य,
दोनों मिलकर कंठ तालव्य वाला वर्ण बन गए। ठीक, इसी तरह अगर बड़ा आ रहेगा, बड़ी ई रहेगी तो यहाँ ए बनेगा, तो इस वजह से ये कंठ तालव्य हो गया। इसी प्रकार से कंठोष्ठ भी होता है। अगला वर्गीकरण देखिए, वो क्या है, तीसरा, जिह्वा के भाग के आधार पर। अब जीभ के किस भाग से हम वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, उस आधार पर भी जिह्वा इसका वर्गीकरण किया गया है। जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर पहले है जिह्वा के अग्रभाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से। उसी के अनुसार इसको 3 भाग में बांट दिया गया है कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कौन है कहाँ पे, देखिए ई ए आई, इनका उच्चारण होता है अग्रभाग से। छोटा आई, इसका उच्चारण होता है मध्य भाग से। और आ, उ, ओ, आओ, इसका उच्चारण होता है जिह्वा के पश्च भाग से। इनको याद करने का तरीका मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, फिलहाल इस वीडियो के लास्ट में भी मैं बता दूंगा। चौथा टाइप है वर्गीकरण का, ओठों की आकृति के आधार पर। यहाँ पे हम ओठ की आकृति के आधार पर बताएंगे कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो इसमें कैसे है, हमें ये शब्द याद रखने हैं कि क्वेश्चन में ये पूछेगा वर्तुल कौन सा है, वृत्ताकार कौन सा है। तो वर्तुल या वृत्ताकार, अवर्तुल, प्रसिद्ध या आवृत्ताकार, ये 2 भाग में बांटे गए हैं ओठों की आकृति के आधार पर। तो वर्तुल में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं उनको वर्तुल या वृत्ताकार कहते हैं, जैसे उ, ओ। तो इसमें ओठ जो है मेरे वो गोल हो जाएंगे उच्चारण करते समय। और अवर्तुल, प्रसिद्ध या अवृत्ताकार में है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल वृत्ताकार न होकर फैल जाए उसमें अवर्तुल होता है, जैसे आ, ई, ए, इनके उच्चारण में ओठ गोल नहीं होते, ये थोड़ा फैलते हैं। ठीक, तो ये ओठों की आकृति के आधार पर 2 प्रकार से हो गए, अवर्तुल वृत्ताकार और अवर्तुल प्रसिद्ध या आवृत्ताकार। ठीक, इनमें हमें याद रखना है कि ये कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स ही है मेन, वही पूछे जाते हैं। और ये हर छोटे से लेके बड़े से बड़े एग्जाम तक, आप UP पेट, टेट, सेटेट, RO लेखपाल, UPSI, ऐसे करते करते UPPSC और UPSC तक में भी हिंदी से ये क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए नया वर्गीकरण, 5वां वर्गीकरण है मुंह खुलने की मात्रा के आधार पर। या आपका मुंह कितना खुल रहा है, कितना बंद हो रहा है, उसके आधार पर, तो मुंह खुलने की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है ये संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। ठीक, संवृत में क्या है, मुंह सबसे कम खुलता है। इसके एग्जाम्पल ई, उ, ये संवृत के उदाहरण है। अर्धसंवृत में क्या है, ये संवृत से कुछ अधिक खुलता है। इसके एग्जाम्पल ए और ओ है। विवृत में देखिए मुंह सबसे अधिक खुलता है, जैसे आ, ये बोलेंगे तो आपका मुंह ज़्यादा देर तक खुला रहेगा और अधिक मात्रा में खुलता है। और अर्धविवृत में क्या है, विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, जैसे अ, ए, आओ, इनका उच्चारण जब करेंगे तो विवृत की मात्रा से थोड़ा कम खुलता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण मुंह खुलने की मात्रा के आधार पर, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। ठीक, अब स्वरों का वर्गीकरण तो हो गया, अब हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं व्यंजनों का। तो व्यंजन का वर्गीकरण भी कई प्रकार से हो रहा है। जैसे पहला प्रकार जो है इसमें वर्गीकरण का, वह है स्थान के आधार पर, यानी व्यंजन के उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो जैसे पहला क्या है इसका उच्चारण स्थान, वो है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। इस प्रकार से 5 भाग से बांटा गया है, जो हमारे इनके उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा गया है 5 प्रकार का। कंठ से किनका किनका उच्चारण होता है, वो है का, खा, गा, घा, अंगा और हा, इनका उच्चारण कंठ से होता है। तालव्य से क्या, चा, छा, जा, झा, इया, या और शा, इसका उच्चारण तालव्य से होता है। मूर्धन्य से टा, ठा, डा, ढा, णा और र और शा, इसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है। दंत से ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, इसका उच्चारण दंत से होता है। और ओष्ठ भाग से उच्चारण पा, फा, बा, भा, मा या वा का होता है। इन उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण जो है इसका एक पहले भी वीडियो बन चुका है, उसमें आप याद करने का तरीका बताया गया कि कैसे हमें याद करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ इनका लिखित रूप में बता दे रहा हूँ। याद करने का तरीका और ग्राफ के फॉर्म में, चित्र के फॉर्म में एक वीडियो में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये जो 5 प्रकार थे, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये 5 प्रकार संस्कृत भाषा में भी हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो यहाँ संस्कृत हिंदी भी पढ़ेंगे तो संस्कृत में भी ये काम आ जाएगा। अगर हम दंत को भी थोड़ा और विभाजित करते हैं तो इसमें 2 पार्ट और निकल के आते हैं। क्या है, एक है वर्त्स्य, एक है दंतोष्ठ। वर्त्स में क्या होता है, दांत के पीछे का कठोर हिस्सा, उसको कहते हैं वर्त्स्य। इसके लिए उच्चारण, यहाँ से उच्चारण किसका होता है, ला का। ठीक, और दंतोष्ठ क्या है, यानी निचले ओर तथा ऊपरी दांत से। तो दंतोष्ठ में क्या आया, निचले ओर तथा ऊपरी दांत से उच्चारण। इसमें कौन कौन है, वा और फा। ठीक, तो हमें इनका नाम याद रखना है। वा और फा का उच्चारण कहाँ, दंतोष्ठ से होता है। ला का उच्चारण वर्त से होता है। ठीक, अगला वर्गीकरण देखते हैं, यह क्या है, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न मीन्स क्या, प्रयास। अब प्रयास 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक होता है अभ्यंतर प्रयास, एक होता है बाह्य प्रयास। ठीक, तो प्रयास के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर हम वर्गीकरण देख रहे हैं। ये क्या है, उच्चारण अवयवों द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर ये विभाजित होता है कि जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमें किस किस प्रकार के अवरोध मिलते हैं, उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार से बांटे गए हैं। ये हैं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी, अंतस्थ और संघर्षी, उच्चित, अयोग्य, ऐसे बांटे गए हैं। अब प्रयत्न के आधार पर इनको देख लेते हैं। फिलहाल जैसे यहाँ पे पहला पार्ट जो प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण में इसका पहला दिया है भाग, वो है स्पर्शी व्यंजन का। स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये दोनों स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं।
पहला पार्ट हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन, उसमें 25 आते हैं। अगर उसको ही थोड़ा और हम अंदर क्लासीफाई करें, थोड़ा और बांटें, तो एक हिस्सा आता है स्पर्शी व्यंजन का और दूसरा आता है स्पर्श संघर्षी का। ठीक, अब देखते हैं स्पर्श के ही अंदर ये दोनों पार्ट कैसे हैं, दोनों भाग कैसे हैं। स्पर्शी व्यंजन में वो आते हैं जो का वर्ग में आए, टा वर्ग में आए, ता वर्ग में आए और पा वर्ग में आए। ये 4 वर्ग के व्यंजन स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। और स्पर्श संघर्षी में कौन आता है, इसमें चा वर्ग के वाले आते हैं, चा, छा, जा, झा। ये हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्ष में होता क्या है कि ये स्पर्श व्यंजनों से ज़्यादा संघर्ष या ज़्यादा घर्षण इसमें होता है। च, छ, ज, झ इनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये स्पर्श तो है बट इसमें संघर्ष की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए अलग से एक प्रकार स्पर्श संघर्षी बन गया है, चा, छा, जा, झा का। ठीक, और स्पर्शी व्यंजन में का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग छोड़ के बाकी चारों वर्ग। ठीक, अब देखिए अंतस्थ क्या है। अंतस्थ में यारा लावा ये आते हैं, ये तो याद ही होगा कि अंतस्थ में यारा लावा आते हैं। अब इस अंतस्थ को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला भाग लुंठित, दूसरा अर्धस्वर, तीसरा पार्श्विक। अब लुंठित कौन है, यारा लावा में से लुंठित है रा, अर्धस्वर कौन है या और वा, और पार्श्विक कौन है ला। ठीक, तो अंतस्थ होते हैं यारा लावा, इसके भी 3 हिस्से बने हैं। पहला लुंठित, उसमें रा आएगा, अर्धस्वर में या और वा आएगा और पार्श्विक में ला आएगा। ठीक, अगला वर्गीकरण देखिए, अगला है संघर्षी व्यंजन या जिन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इसमें है श, स, ह। ठीक, फिर है उच्छिप्त, इसमें आते हैं डा और ढा। अयोगवा, इसमें आते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ये इसको यहाँ पे भी इसलिए लिया गया है क्योंकि ये स्वर में भी नहीं है और व्यंजन में भी नहीं है, तो इनको हम यहाँ पर लेके पढ़ लेते हैं। अनुस्वार में बिंदी लगती है, विसर्ग में ये 2 बिंदियाँ लगती हैं, जैसे प्रातः, दुख, इस तरह के। तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या है, स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, ये दोनों में आते हैं। ठीक, अगला वर्गीकरण है स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर। तो कंपन के आधार पर हम व्यंजन को कैसे बांटते हैं, एक है आघोष और एक है शाघोष। ये कंपन के आधार पर होते हैं। घोष मीन्स होता है घोषणा या कंपन, वाइब्रेशंस। ठीक, तो आघोष क्या है देखते हैं। तो आघोष में क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। आघोष में आ लगा है तो घोषणा नहीं हो रही, यानी कंपन नहीं होगा। उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ परस्पर नहीं मिलती हैं, वायु आसानी से निकल जाती है। ठीक, इसमें आते कौन कौन है, इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं तथा ये शा, सा, सा ये 3 आते हैं। तो आघोष में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के सारे वर्ण आते हैं, शा, सा, सा आता है। याद करने का झंझट अभी ना ले, वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, इसके मैं भी लास्ट में बता ही दूंगा। अब सघोष देखिए, सघोष या घोष, इसमें जो होता है उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियाँ आपस में मिल जाती हैं और वायु क्या है धक्का देकर बाहर निकलती हैं। इसमें झंकृति यानी वाइब्रेशन पैदा होती है सघोष में। इसके एग्जाम्पल में जितने भी स्वर हैं सभी सघोष में आते हैं। तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण यानी तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण जो होता है वो सघोष में आता है। सभी अंतस्थ यारा, लावा ये सघोष में आएंगे और हा भी सघोष में आता है। ठीक, तो ये इतने प्रकार हैं, ये सघोष में आते हैं सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण, अंतस्थ और हा। अगला वर्गीकरण देखिए क्या है, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, यानी कितनी वायु, प्राण में से होता है वायु, कितनी वायु हम ले रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, उस आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। जैसे है पहला प्रकार अल्प प्राण और एक महाप्राण। ठीक, तो श्वास की मात्रा के हिसाब से अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है। अल्प प्राण क्या है, जिसमें वायु की मात्रा कम होती है। इसमें कौन कौन आ रहा है, सभी स्वर आते हैं, वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण इसमें आते हैं। अनुस्वार को इसमें लिया जाता है तथा अंतस्थ को इसमें लिया जाता है। तो ऐसे करके कुल 11, 15, 1, 4 यानी 11 स्वर, 15 हो गए वर्णों के प्रथम, तृतीय, पंचम में से, 1 हो गया अनुस्वार, 4 हो गए अंतस्थ, कुल मिला के 31 वर्ण अल्प प्राण में आते हैं। ठीक, महाप्राण देखिए, महाप्राण में क्या होता है, वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण आते हैं, विसर्ग इसमें लिए जाते हैं तथा ऊष्म इसमें लिए जाते हैं। तो दूसरे और चौथे से 10 वर्ण हो जाएंगे, विसर्ग लेंगे तो एक ये और ऊष्म के 4, शा, सा, 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 तो ये हो जाएंगे 15। तो महाप्राण की मात्रा कितनी होगी, 15, इसमें 15 वर्ण आते हैं। अब जो हमने सीखा अभी तक, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, आघोष, अग्र, पश्चिम, मध्य, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्धविवृत, इन सबको हम एक चार्ट के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। तो ये चार्ट पहले भी एक वीडियो में था, यहाँ पे भी है। यहाँ पे बताने का उद्देश्य क्या है कि पिछली वीडियो में क्या हुआ था कि एक गलती हो गई थी, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण होता ही है। मैंने क्या किया था, जो सभी स्वर थे उनको इस आगे वाले अघोष वाले हिस्से में रख दिया था, इस बॉक्स में रख दिया था, अघोष वाले बॉक्स में रख दिया था। ये मिस्टेक हो गई थी, सभी स्वर सघोष में आते हैं तो वो पीछे वाले बॉक्स में, पीछे वाले सघोष में रहेंगे। ठीक, बाकी सारा कुछ वैसा ही है। तो इसमें है क्या, देखिए जैसे पिछली बार ही था कि वर्णमाला मेरा क्या है, 2 मैंने हिस्सों में बांट रखा है। ये है ये जैसे ये है प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। इसमें कंठ में आते हैं ये काखा गागा हंगा, तालव में आएगा चाचा जाजाइयाँ, मूर्धन में आएगा टाटा डाढ़ाना, दंत में आएगा ताथा दादा ना, ओष्ठ में आएगा पापा बाबा माँ। ठीक, इतना आया ये। और ये जो पाँचवा है, पाँचवा कॉलम, इनको बोला गया है
नासिक के, ये नासिक के हैं। जो पंचमाक्षर होते हैं आखिरी 5 वाले होता है। 5वां स्तंभ या 5वां वर्ग जो है वो नासिक का होता है। आगे का जो ये है दो प्रथम और द्वितीय वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये सभी किस में आते हैं? अघोष में, अघोष में। ठीक, पीछे के ये तीसरे, चौथे और पांचवें इस बॉक्स में जितने हैं ये सभी आते हैं सघोष में। ऊपर यहाँ बट रखा है अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। ठीक, तो जितने भी स्वर आएंगे वो अल्पप्राण में होते हैं। अनुस्वार भी मेरा अल्पप्राण में ही होता है। विसर्ग मेरा महाप्राण में आता है। ये विसर्ग याद कर लीजिए कि अनुस्वार अल्पप्राण में आएगा, विसर्ग मेरा महाप्राण में आएगा और सभी स्वर अल्पप्राण में आते हैं, पीछे वाले हिस्से में आते हैं यानी सघोष में आते हैं। ठीक, अब इनको देखिए, 11 अलावा क्या है मेरे सघोष में आते हैं और अल्पप्राण में आते हैं। तो ये हो गया अल्पप्राण और सघोष में। जितने भी ऊष्म हैं साथ साथ स ये आएंगे अघोष में और हा आता है सघोष में। ये महाप्राण है, ये भी महाप्राण है। तो कुल मिला के ये चार्ट आप याद रखेंगे, बनाना सीख जाएंगे तो आपको वर्णों का लोकेशन और जो सघोष, आघोष, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य पढ़ने में कठिनाई हो रही थी वो नहीं होगी। ये भी आप पढ़ चुके हैं। अग्र, पश्च और मध्य कौन कौन से स्वर होते हैं जिह्वा के आधार पर। समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्धविवृद्ध और विवृद्ध, इनका क्लासिफिकेशन भी इस चार्ट के द्वारा किया गया है। मध्य में आता है छोटा, हम याद करते समय सीक्वेंस ऐसे याद करेंगे, पहले ये छोटा इस बॉक्स में, फिर ई उ, फिर ए ओ औ। ठीक, और ये डॉक्टर वाला भी औ इसमें आ जाता है। इस तरह से हम सीक्वेंस बनाकर लिखना सीख जाएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, हिंदी वर्णमाला का यह वर्गीकरण कई किताबों से लेके बनाया गया है तो इसमें त्रुटि की संभावना अत्यंत कम है। इसको बनाने में हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की किताब, लूसेंट और नालंदा पब्लिकेशन की किताब का सहयोग लिया गया है। तीनों किताब को अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो तीनों में आपको गलतियाँ मिलेंगी, बट तीनों को कंबाइंड करके उनमें से सही चीज़ ढूंढ के निकाल के एक साथ रखना यह कठिन काम है। इस कठिन काम को करके इस एक वीडियो में कंपाइल किया गया है, रखा गया है, तो आप इससे मदद ले सकते हैं। यह वीडियो ऑथेंटिकेट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।